मॉर्निंग। देखो आज हम आपको विलीन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां पढ़ाएंगे। उसमें अन्य विधियां आपकी पहले पिछली क्लास में हो चुकी हैं और आज आपको बताएंगे मोललता। तो मोललता क्या है, देखिए विलेय के मोलों या लिखेंगे ग्राम अणुओं की संख्या नीचे आपका विलायक का द्रव्यमान या भार केजी में। आपका मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे भार। तो आ जाएगा विलेय का द्रव्यमान और नीचे आएगा विलेय का और भार। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान और विलेय का और भार, नीचे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में और गुणे में आ जाएगा आपका 1000। ठीक, इसी से इसकी परिभाषा बन गई सूत्र से ही कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, मोललता पीछे पढ़ा था। मोललता वो विलयन का आयतन था। ठीक, यहां पर मोललता है, ये विलायक का द्रव्यमान है या विलायक का भार है। ठीक, तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को या ग्राम मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है। ठीक, आप जो है इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा कि किसी विलायक के, लिखिए किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में, लिखिए सभी लोग, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम है। आप ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। फार्मूला नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट शेड्यूल डालेंगे आप लोग। मोल प्रभाज्य मोल प्रभाज्य या इसे मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रभाज्य या मोल अंश, ये क्या होता है, ये समझ लीजिए। यदि विलेय के मोल पिस्मालियम और विलायक के मोल कैपिटल N हो तो
विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या नीचे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या का योग, उसके बाद विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या नीचे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं, ये लिख सकते हो आप लोग यहाँ पर x से और ये x b। विलेय कोई हो गया हमारा a और विलायक हमारा हो गया कोई b। ठीक है, देखो सबको सुनना आ रहा कि नहीं? तो मोल प्रभाज की परिभाषा एक बार समझ लीजिए, फिर आप लोग लिखेंगे ठीक पुनः। तो देखो परिभाषा क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव ब्रैकेट में सबको विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव मतलब विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। या आपको परिभाषा क्लियर हुई? एक बार फिर देख लीजिएगा। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन राशि है। क्यों? क्योंकि यहां भी मोल होता है, ये भी मोल होता है, तो मोल मोल कट जाएगा, इसीलिए ये मात्रकहीन राशि है। ठीक, फिर एक बार समझ लीजिएगा, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा, मोल प्रभाज या मोल अंश। इसमें लिखिएगा आपको किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव ब्रैकेट में लिखेंगे विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, ब्रैकेट में लिखेंगे विलेय या विलायक ब्रैकेट बंद के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। यह मात्रकहीन राशि है, यह मात्रकहीन राशि है। इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। नई लाइन से आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा, नीचे पहले लिख लीजिए फिर फार्मूला नोट करोगे। यदि विलेय के मोल स्मॉल n और विलायक के मोल कैपिटल N हो तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर ये लिख लोगे और विलायक का मोल प्रभाज बराबर ये नोट कर लोगे। ठीक, इसके आगे देखिए, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या होगा? कट गया, एक आ गया, XA प्लस XC के बराबर। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित विलेय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो बनाता है सदैव। ठीक, ये न्यूमेरिकल में आपके थोड़ा दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने विलेय का मोल प्रभाज निकाल दिया, विलायक का निकालना तो एक से घटाकर निकाल लोगे, या विलायक का मोल प्रभाज मालूम विलेय का निकालना तो घटाकर निकाल लोगे। ठीक है, इस तरीके से ये नोट कर सकते हो आप लोग। उसके नीचे नोट कर लो पूरा यहां तक। अब नेक्स्ट स्टडी है मूललता व मूल प्रभाज में संबंध।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है, न्यूमेरिकल में बहुत कम आता है। जनरल स्टूडेंट जुड़े, ध्यान रखना बिलियन पार्ट चल रहा है फर्स्ट केमिस्ट्री में, सेकंड पार्ट बिलियन है और ये 5 अंक का आता हुआ है चैप्टर, ठीक 5 नंबर का इससे आता है। तो देखिए विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज एक्स से बराबर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। विलायक का मूल प्रभाज विलायक का मूल प्रभाज एक्स बी बराबर ठीक, दोनों को डिवाइड कर दो, एक्स से अपान एक्स बी डिवाइड कर देंगे। ये समीकरण फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। यहां पर लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट डिवाइड सेकंड, n प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन पूरा कर देगा, क्या बचेगा, ठीक। और ये क्या होता है, द्रव्यमान बटे भार। भाई मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे भार। उसके आगे देख लीजिए आप लोग, ये आपका दिया है W बटे M यही रखिए, कैपिटल W यही रखिए, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक। x से एक्स बी ये इधर लाओगे तो 1/m आएगा कैपिटल, ये आपका इस तरीके से आ गया। ऐसा क्यों किया मालूम हो जाएगा, घबराने का चिंता नहीं, बिल्कुल एक एक लाइन समझिए। पहले 1000 से मल्टीप्लाई करा दे, क्यों कराई वो भी मालूम हो जाएगा। इसलिए कराई क्योंकि ये चीज आ जाती है क्या, मोललता। अभी आपने मोललता पढ़ा था कि विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का भार, नीचे विलायक का द्रव्यमान, पूरे में 1000, ये ग्राम में है ना, 1000 पूरे में था, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कराए और इतना भाग हमने इससे निकाल लिया, ठीक। ये m हमारा ऊपर चला गया पूरे में, इसको बटन ले आया पाने हो गया, तो ये चीज क्या हो गई, मोलकता। ये चीज क्या है, मोलकता। तो रिलेशन आ गया कि मोललता बराबर विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000, विलायक का मोल प्रभाज और गुणे विलायक का भार, ये रिलेशन हो गया हमारा, ठीक। कि ध्यान ना, मोललता और क्या हुआ, विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000, विलायक का मोल प्रभाज गुणे में विलायक का भार, विलायक का भार, चीज ध्यान ना, ठीक। ये इसके जो न्यूमेरिकल कराएंगे तो वहां पर ये रिलेशन बहुत ही काम आएगा, ठीक। ये आपको क्लियर, एक बार फिर देख लीजिएगा, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलायक का मोल प्रभाज बराबर, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये पान वाला कट गया, ये रहा W बटे M, कैपिटल W बटे M आपका ऊपर चला जाएगा, W बटे M W, ये बटन ले आए, ठीक है। ये आपका इधर आ गया मान W बटे M और आपका कैपिटल W 1000 से मल्टीप्लाई करा दी तो ये चीज हो जाएगी आपकी मोललता। क्या हो जाएगी, मोललता। ये रिलेशन आ गया, ठीक। मोललता मूल प्रभाग में संबंध आ गया, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब सांद्रता ज्ञात करने की एक और विधि बची है, वो है फार्मलता।
फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ाएंगे। फॉर्मलता, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल फॉर्मलता मतलब क्या होगा? विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या नीचे आएगा विलियन का आयतन एल में, लीटर में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, अपान में, ये सूत्र द्रव्यमानों की संख्या ना, ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, तो आएगा विलेय का सूत्र द्रव्यमान, और नीचे आएगा विलियन का आयतन। एमएल में लिखना तो गुणे में लिखना। तो फॉर्मलता परिभाषा क्या हो गई? फॉर्मलता कि किसी विलियन के 1 लीटर में, किसी विलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। ठीक, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सबको सुना रहा कि नहीं? और ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। फॉर्मलता शब्द का उपयोग उनके लिए करते हैं जिनके, जैसे आपका NaCl है, ये NaCl है, CuSO4 है, इनके अणु नहीं होते, अणु, ये आयनिक यौगिक है, इनके अणु होते नहीं है। ठीक, तो इनके सूत्र द्रव्यमान होते हैं, सूत्र द्रव्यमान। इसीलिए ऐसे इनके लिए क्या करते हैं, आयनिक ठोसों के लिए हम फॉर्मलता शब्द का उपयोग करते हैं कि सांद्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मलता शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक, तो कि इनके अणु जैसे NaCl है, KCl है, इनके अणु नहीं होते, अणु, तो इसीलिए अणुभार होगा नहीं, तो इसीलिए इनके सूत्र द्रव्यमान होते हैं, सूत्र द्रव्यमान। ठीक, तो इनके लिए इनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए हम सामान्यतः फॉर्मलता शब्द का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को उस विलियन की फॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये फार्मूला पे नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए? ठीक, देखिए अब आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे कि ताप बढ़ाने पर या ताप परिवर्तित कर देने से कौन कौन परिवर्तित होता है, कौन नहीं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें भी लिखा हो विलयन का आयतन, क्योंकि ताप परिवर्तित कर देने से विलयन का आयतन परिवर्तित हो जाता है, तो सांद्रताएं भी परिवर्तित हो जाएंगी। जैसे नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोलरता,
आदि, तुम्हें समझ विलीन का आयतन आता है कि नहीं? ये ताप परिवर्तित कर देने से परिवर्तित हो जाते हैं, या प्रतिशत W/V, ये ताप परिवर्तित कर देने से ये परिवर्तित हो जाएंगे, ठीक। और ताप परिवर्तित करने से कौन परिवर्तित नहीं होता, ये आपसे अगर मानता है ताप बदलने से मोललता, तो किसमें दोनों में भार होता है, ठीक। ऊपर भी विलेय का द्रव्यमान, विलेय का और भारमान विलायक का द्रव्यमान, तो ताप परिवर्तित करने से इनके द्रव्यमान तो चेंज नहीं होंगे, इसीलिए द्रव्यमान चेंज नहीं होता है जब तक कि इसमें कोई पदार्थ मिला ना दे या उससे निकाल ना दे, द्रव्यमान नहीं चेंज होगा। मोललता, मोल प्रभाज, प्रतिशत W/W आदि, ये ताप परिवर्तित कर देने से परिवर्तित नहीं होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। लिख सकते हैं कि कौन सी राशि ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये राशियां ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक। मोललता, मोल प्रभाज, द्रव्यमान प्रसुप्ता, ये जो है ताप पर निर्भर नहीं करती है। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म, तो विलियन के 4 अणुसंख्य गुणधर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। 4 अणुसंख्य गुणधर्म में 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल आना अनिवार्य है, ऐसा पेपर कोई नहीं बनता हर साल किससे 2 नंबर का न्यूमेरिकल ना आए। विलियन के जो अणुसंख्य गुणधर्म है ये आपके 4 अणुसंख्य गुणधर्म है, और इससे 2 नंबर का न्यूमेरिकल अनिवार्य रूप से आना है। इसको स्टॉप करो, इसमें 2 नंबर का न्यूमेरिकल अनिवार्य रूप से आना है। तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलियन के 4 अणुसंख्य गुणधर्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके 4 अणुसंख्य गुणधर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 अणुसंख्य गुणधर्म में एक अणुसंख्य गुणधर्म से न्यूमेरिकल आना अनिवार्य है 2 नंबर में, ठीक। विलियन चैप्टर से 2 नंबर का कंफर्म हो गया किससे आना है, पूरे तो 5 नंबर में आता है। तो देख लीजिए 4 अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन है, फिर इसकी परिभाषा बताते हैं। वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन या अपेक्षित अवनमन बताएंगे भी। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये 4 आपके अणुसंख्य गुणधर्म है, और इससे 2 नंबर का न्यूमेरिकल आपका आना अनिवार्य है, ठीक। वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, ठीक। इसमें से एक न्यूमेरिकल आना अनिवार्य है 2 नंबर का। तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, परिभाषा समझिए। देखो ये विलियन के भौतिक गुण है, ठीक। विलियन के कौन से गुण है, भौतिक गुण। तो विलियन के वे भौतिक गुण, विलियन के वे भौतिक गुण जो विलियन के एक निश्चित आयतन में, जो विलियन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समानुपाती कणों की संख्या के, ऐसा समझ लीजिए। विलियन के जो ये अणुसंख्य गुणधर्म है, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कणों की संख्या पर निर्भर करती है, इसकी संख्या पर निर्भर करती थी। ये विलियन में उपस्थित जो कण है उनकी रासायनिक संरचना संगठन पर निर्भर नहीं करते हैं, ये गुण सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जैसे बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म।
तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं और सम गुणधर्म कहलाते हैं। विलयन के 4 और गुणधर्म है, वासदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। 4 और गुणधर्म विलयन के हैं, ठीक। और चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगातार पढ़ना है और इसी पर आधारित आपके न्यूमेरिकल भी है। समझ लो विलयन का आधा पार्ट इसी में है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दिया आप लोग विलयन के और सम गुणधर्म, इसकी परिभाषा लिखिए। विलयन के वे भौतिक गुण, विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन के एक निश्चित आयतन में, जो विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। नहीं ध्यान से लिखो। विलयन के निम्न अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, विलयन के निम्न अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। ये 4 नोट कर लो। वासदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब। फिर एक एक करके सब पढ़ेंगे, सब क्लियर होगा आपको। 4 नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर आपकी रीडिंग पड़ जाएगी वासदाब का अवनमन। एक एक अणुसंख्य गुणधर्म आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। वासदाब का अवनमन, वासदाब का अवनमन क्या होता है कि वासदाब में कमी, कमी को बोलते हैं अवनमन, मतलब घटना। तो होता क्या है, जैसे कोई हमारा शुद्ध विलायक है, आप इसको पहले क्लियर समझ लीजिए, सब कारण से चीजें पढ़नी है। शुद्ध विलायक है और इसमें कोई आवासशील विलय पदार्थ मिलाते हैं, ठीक। आवासशील विलय पदार्थ मिला दें, मतलब ऐसा विलय पदार्थ हो जो वाष्पशील ना हो। जैसे आपकी चीनी है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये आपके कैसे अवाष्पशील विलय पदार्थ है, ठीक। जैसे आपका पेट्रोल है, ये वाष्पशील है, मैं इसको खुला छोड़ दोगे इसकी वाष्प बन जाएगी, लेकिन इनकी वाष्प बनेगी नहीं, ठीक। तो ऐसे पदार्थ मिला दें कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दें तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है। जो हमारा विलायक है उसका वाष्पदाब क्या होता है, कम हो जाता है। इसे बोलते हैं कि वाष्पदाब का अवनमन। जो हमारी कमी होगी इसे बोलते हैं वाष्पदाब का अवनमन। तो कमी किसमें हुई, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब में, ठीक। तो इस कमी को ही बोलते हैं वाष्पदाब का अवनमन। जैसे आपका जल है, शुद्ध विलायक है, उसका वाष्पदाब आपका कितना है 760 ml है, और कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं और उसके बाद जो हमारा बनेगा विलयन, पहले विलय में विलायक मिलाएंगे तो बनेगा हमारा विलयन। तो अवाष्पशील विलय पदार्थ द्वारा बने विलयन का वाष्पदाब मान लो हो गया 744 ml, इतना हो गया। तो में कमी कितनी आई, इसको घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कितनी कमी है, 16 है। तो ये कमी कहलाती क्या, वाष्पदाब का अवनमन। अब क्वेश्चन आता है कि वाष्पदाब का अवनमन क्यों होता है, ठीक। वाष्पदाब का अवनमन क्यों होता है, तो देखो आपको फिगर द्वारा समझाते हैं। जैसे आपका एक पात्र है और इसमें शुद्ध विलायक है। इस पात्र में आपका क्या है, शुद्ध विलायक है, और ऊपर कोई गैस जार रख दिया आपने, गैस जार, ये आपका जार है, ठीक। और इसको गर्म किया रहा तो इसकी वाष्प बन रही, ये वाष्प बन रही, और ये इस पर प्रेशर डालेंगे, इस पर जार पर T बन गई, ठीक। अब क्या करते हैं, हमने इसमें अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया तो हमारा बन गया विलयन।
और जो विलयन बन गया, ठीक है, तो विलयन बन गया, अब ये विलयन है, तो देखिए इसकी वाष्प कम बनी ऐसे, तो वाष्प में कमी होगी कि नहीं होगी? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ये हमारा शुद्ध विलायक है और इसमें कोई विलेय पदार्थ घोलेंगे तो क्या होगा? विलायक के कुछ अणु या विलायक के कुछ कण या अणु क्या करते हैं, ठीक है, इसके विलेय के कुछ कण या अणु क्या करेंगे, जो विलायक की सतह है ऊपर सरफेस, इस पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, ठीक, जैसे यहां पर ऐसे ऐसे स्थान ग्रहण कर लिए, अंदर भी होंगे लेकिन कुछ कण जो होंगे वो क्या करेंगे, विलायक की सतह पर यहां पर होंगे, ठीक, जिससे क्या होगा कि जो विलायक है इसकी वाष्प कम बनेगी, क्योंकि विलेय पदार्थ कैसा है, अवाष्पीय है, विलेय की तो वाष्प बनेगी नहीं, तो विलायक की जो वाष्प होगी वो क्या होगी, कम बनेगी, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं क्या, विलायक का वाष्प दाब का अवनमन, कि विलायक के वाष्प दाब में कमी क्यों होती है, क्योंकि विलेय के कुछ कण या अणु विलयन की सतह पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिससे विलायक के वाष्प दाब में कमी आती है, विलायक के वाष्प दाब या विलायक का जो वाष्प बनती है वो कम बनती है, इसीलिए इसका प्रेशर कम हो जाता है, यही कहलाता है वाष्प दाब का अवनमन, ठीक, सबको समझ आया कि नहीं? फिर एक बार ध्यान दीजिए, फिर लिखाएंगे, पहले समझ लीजिए कि जैसे हमारा शुद्ध विलायक है और इसमें कोई अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिला दिया तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक, इस कमी को ही कहते हैं क्या, वाष्प दाब का अवनमन। अब कारण ये आता है कि वाष्प दाब में कमी क्यों होती है, तो कमी इसलिए होती है कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय पदार्थ घुलते हैं तो विलायक का अपनी सतह से वाष्प में परिवर्तित होने की दर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि विलेय के कुछ कण या अणु विलयन की सतह पर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, कुछ, क्योंकि कुछ घुल जाएंगे, कुछ इसकी सतह पर होंगे घुले हुए, जिससे क्या होगा कि जो विलायक है उसकी वाष्प कुछ कम बनेगी, इसीलिए इसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक, ये इसका रीजन हो गया। और इसका सूत्र क्या आएगा कि वाष्प दाब का अवनमन बराबर आ जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस, इस बताया था घटाक्रम, शुद्ध विलायक का माइनस अवाष्पीय विलेय पदार्थ द्वारा अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब, ठीक, तो इसे लिख सकते हो वाष्प दाब में लिख सकते हो P0 और माइनस PS, P0 है, P0 नहीं पढ़ेंगे, P0 नॉट मतलब इसमें विलेय नहीं है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया, और PS क्या होगा, अवाष्पीय विलेय पदार्थ द्वारा बने विलयन, विलयन मतलब सॉल्यूशन, अवाष्पीय विलेय पदार्थ द्वारा बने विलयन का वाष्प दाब, ये PS हो गया, और यही हो गया क्या, वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का ये अवनमन बराबर फार्मूला हो गया, ठीक, जैसे ये P0 है और ये क्या है PS, तो आप इस चीज को घटाओगे तभी तो वाष्प दाब में कमी आएगी, अवनमन, सबको समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक, तो आपका ये पहला संगोधन हो गया कि वाष्प दाब का अवनमन, फिर भी पढ़ेंगे आपेक्षिक अवनमन, फिर इसी से रिलेटेड आपका है राउट का नियम पढ़ेंगे, ठीक, तो हेडिंग डाली होगी आपने वाष्प दाब का अवनमन, लिखिए इसमें वाष्प दाब का अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अवनमन लिखा हुआ है हेडिंग, उसमें लिखिए, लिखो, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पीय विलेय पदार्थ घोला जाता है
जब किसी शुद्ध विलायक में कोई आवासशील विलेय पदार्थ बोला जाता है तब विलायक के वाष्पदाब में कमी हो जाती है। तब विलायक के वाष्पदाब में कमी हो जाती है। इस कमी को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। इस कमी को वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं, या लिख सकते हो विलायक के वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। बातें की चीज है। लिख लिया? ये फार्मूला नोट करो, फिर रीजन से बताएंगे कि वाष्पदाब का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। वाष्पदाब का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा बने विलेय का वाष्पदाब। वाष्पदाब का अवनमन बराबर शुद्ध विलायक का वाष्पदाब माइनस अवाष्पशील विलेय पदार्थ द्वारा बने विलेय का वाष्पदाब। ये फार्मूला नोट कर लो। वाष्पदाब का अवनमन बराबर P0 माइनस PS। P0 माइनस PS। नोट कर लिया?